हेलो एंड वेलकम टू अचीवर साइड डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमएस साइकोलॉजी सेकेंड ईयर काउंसलिंग साइकोलॉजी की इजी नोट्स का एक्सप्लेनेशन चल रहा है। एमपीसीई 022 यानी काउंसलिंग साइकोलॉजी में जो आपका सेकंड पेपर है उसके जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो आप यहाँ सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। 22 टॉपिक आपको दिख रहा है सामने, मल्टीकल्चरल काउंसलिंग एंड इट्स टेक्निक्स। यहाँ से आज हम बिगिन करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियोज में अप्रोक्स 6 वीडियोज हो चुके हैं। हाँ, 6 वीडियोज में हमने सारा पोर्शन जो है वो कवर किया है। तो ये 7th वीडियो है आज का, जिसमें हम कुछ बचे हुए टॉपिक करेंगे। लगभग अब 9 to 10 टॉपिक्स बचे हैं, जिसमें से कुछ आज होंगे और कुछ हमारे नेक्स्ट पार्ट में कवर हो जाएंगे। तो लास्ट टॉपिक हम नैरेटिव काउंसलिंग पढ़कर आए थे, वहां तक आप पढ़ चुके हैं। चलिए बिना किसी डिले की क्लास को क्विकली बिगिन करते हैं। मल्टीकल्चरल काउंसलिंग क्या होती है, इसकी टेक्निक्स पूछी गई है कई बार एग्जामिनेशन में। आपको पता है ये सभी टॉपिक्स जो है वो इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं, तो इतने तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। इसके अलावा आपका दिल करे तो आप बुक खोलिए, आराम से पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इतना तो आपको पढ़ना ही है। सभी कुछ इसमें, सभी टॉपिक्स जो है वो इंपॉर्टेंट है। मल्टीकल्चरल काउंसलिंग क्या होती है? वैसे मल्टीकल्चरल वर्ड को समझना पहले जरूरी है, फिर आप समझ जाएंगे कि मल्टीकल्चरल काउंसलिंग कैसे होती होगी, क्या होती होगी, वो बातें आगे होती रहेंगी। मल्टीकल्चरल का मतलब ये हो गया कि डिफरेंट कल्चर्स, और डिफरेंट कल्चर्स की काउंसलिंग का मतलब ये हो गया कि जब हम किसी भी पर्सन की काउंसलिंग उसके कल्चरल ग्राउंड्स को, कल्चरल रूट्स को ध्यान में रखते हुए करते हैं, तो वो थेराप्यूटिक टेक्निक कुछ भी यूज हो उसके अंदर, मगर हमारे जो पैरामीटर्स हैं, वो जो हमारा कल्चर है वो बने रहते हैं, तब वो काउंसलिंग क्या कहलाती है? मल्टीकल्चरल काउंसलिंग। मल्टीकल्चरल काउंसलिंग के अंदर टेक्निक्स कुछ भी हो सकती हैं, हम किसी भी तरीके से चीजों को यूज कर सकते हैं, लेकिन जिन बातों पे हमें ध्यान देना है, जो ग्राउंड्स हमें सोच समझ के चलने हैं, वो है कल्चरल डिफरेंसेस का ध्यान रखना, कल्चरल बैकग्राउंड्स को अंडरस्टैंड करते हुए चीजों को करना। अब काउंसलिंग पे जाने से पहले मैं एक छोटा एग्जांपल दूंगी, उससे पूरा टॉपिक ही समझ में आ जाएगा आपको। उसके बाद तो फिर जो मैं समझाऊंगी वो बहुत क्विकली आप आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल, ये कई बार प्रीवियस किसी क्लास में मैंने दिया है एग्जांपल, है भी इंटरेस्टिंग, कि जैसे आपने कोई टेस्ट बनाया है किसी लैंग्वेज में, ठीक है, इससे हट के बात हो रही है फिलहाल। आपने कोई टेस्ट बनाया है, मान लेते हैं आपने हिंदी लैंग्वेज में या इंग्लिश लैंग्वेज में कोई टेस्ट बनाया, इंग्लिश लैंग्वेज में आपने कोई टेस्ट बनाया। अब जब उस टेस्ट को आप किसी ऐसे एरिया में जाके एडमिनिस्टर करेंगे जहाँ के लोग इंग्लिश नहीं जानते, तो आपको टेस्ट पर किस तरह के रिजल्ट्स मिलेंगे, क्या स्कोर्स मिलेंगे, आपके टेस्ट की वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, सब कुछ, ऑब्जेक्टिविटी, सब कुछ एक तरह हो जाएगा। उस टेस्ट के कोई मायने नहीं रह जाएंगे, क्योंकि वो टेस्ट जिस लैंग्वेज को असेस करने के लिए बनाया है या जिस लैंग्वेज में उसका यूज हो रहा है, वो लैंग्वेज तो वहां के लोग जानते ही नहीं। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है आपको इस टॉपिक से रिलेट करने का, कि जब हमने उस कल्चर का ही ध्यान नहीं रखा कि उस कल्चर में लैंग्वेज कौन सी यूज होती है, तो वो टेस्ट कैसे उस पर वर्क कर पाएगा। इसीलिए साइकोलॉजी में भी, मैं केवल साइकोलॉजी की बात करूंगी अभी, कि साइकोलॉजी में बहुत सारे टेस्ट बने जो हमने वेस्टर्न कल्चर से लिए हैं, फिर उनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, उन्हें डिफरेंट लैंग्वेजेस में कन्वर्ट किया गया। कभी आपने सुना होगा, तो जो टेस्ट हैं अब आपको हिंदी में, हिंदी मतलब इंडियंस जो हैं उनके भी टेस्ट देखने को मिलते हैं, जैसे एलन दुबे, अर्चना दुबे, एकदम से नाम याद आ गया, इनका सेंटेंस कंप्लीशन आपको देखने को मिलता है। जो बहुत सारे टेस्ट ऐसे हैं जिनके ओरिजिन जो थे वो वेस्टर्न कंट्रीज से हुए थे, लेकिन उनको कन्वर्ट किया गया। कई टेस्ट बंगाली में कन्वर्ट हुए हैं, जो बंगाल में यूज होते हैं। कई टेस्ट ऐसे हैं जो और किसी उड़िया में कन्वर्ट हुए हैं, मतलब डिफरेंट कल्चर्स के हिसाब से उन टेस्ट को कन्वर्ट करना पड़ा उस लैंग्वेज में, वरना उन टेस्ट को अप्लाई ही नहीं किया जा सकता था। तो ये जो मैंने एग्जांपल दिया है, ये आपको कनेक्ट करेगा इस टॉपिक से कि मल्टीकल्चरल काउंसलिंग क्या होती है, इसमें कौन कौन सी टेक्निक्स यूज होती हैं। Multicultural counseling is a branch of counseling that acknowledges and incorporates the cultural backgrounds, values, belief and identities of client into the therapeutic process। तो यानी जब हम कोई therapeutic process यूज करते हैं, तो वहां पे किन बातों को हमें साथ लेके चलना होता है? इन सब बातों को, हमारे क्लाइंट की आइडेंटिटी, उसके वैल्यू, बिलीफ, सब बहुत चीजें आती हैं। मैंने लैंग्वेज का सिर्फ एग्जाम्पल दिया है, लेकिन हमारे कल्चर का बहुत सारी चीजें उस कल्चर का पार्ट है। जैसे हमारे थॉट, बिलीफ, जो लोग बहुत ही कहते हैं ना, डीप रूटेड थॉट्स होते हैं उनके, किसी चीज को बहुत ज्यादा मानते हैं, उनका फेथ होता है, जैसे लोगों का गॉड के टुवर्ड्स अलग अलग तरीके से फेथ होता है, तो आप उस चीज को शेक नहीं कर सकते, आप उस थॉट को बदल नहीं सकते, पूरा चेंज नहीं कर सकते, आपको उसके हिसाब से कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, तो वो हमारे कल्चर का पार्ट होती हैं, जो इतना ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। जैसे हमारी नेशनैलिटी की बात करें, हम किसी भी कंट्री में चले जाएं, अगर हमारी नेशनैलिटी को लेकर या हमारे कंट्री में होने वाले डिफरेंट चीजों को लेकर कोई बात करेगा, तो वो काउंसलर हमारे लिए तो पहले एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि हम उन चीजों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, उन बातों को नहीं मानेंगे। अगर वो हमसे कहेगा कि नहीं, आपके कल्चर के हिसाब से अभी चीजों को बदल दीजिए, आप ऐसे इस तरह से रहिए जहां ऐसे हम रहते हैं, तो कोई नहीं करना चाहेगा, क्योंकि अपने ओरिजिनेशन को कोई नहीं छोड़ना चाहता है। तो खैर, दिस अप्रोच इज एसेंशियल इन अ वर्ल्ड वेयर डाइवर्सिटी इन रेस, एथनिसिटी, नेशनैलिटी, रिलीजन, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एंड अदर कल्चरल फैक्टर्स, ये जितने भी फैक्टर्स आपको दिख रहे हैं,
ये पर्सन की मेंटल हेल्थ पर एक्सपीरियंसेस पे इफेक्ट डालते हैं। देखिए ये वो पॉइंट्स है जो जनरली हम नहीं पढ़ते हैं लेकिन हमारे कल्चर में ही एग्जिस्ट करते हैं और ऐसी चीजें हैं जो हमारी मेंटल स्टेटस पर, मेंटल हेल्थ पर इफेक्ट डालती हैं। Multicultural counseling seeks to address the unique challenges and strengths arising from cultural diversity, promoting cultural competence in therapists to provide effective, respectful and relevant therapeutic services. हमारे कल्चरल जो हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी है उसको अंडरस्टैंड करते हुए तब हम जब टेक्निक्स को यूज करते हैं तो वो मल्टी कल्चरल काउंसलिंग कहलाती है। सिंपल था, बहुत ज्यादा सिंपल था ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मल्टी कल्चरल काउंसलिंग इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्टिंग द डाइवर्स कल्चरल बैकग्राउंड। अब आपको बातें रिपीटेड लगेंगी, जो एक चीजें थी मेन वो समझा दी है मैंने। इसका गोल क्या है? इज टू क्रिएट एन इंक्लूसिव एंड कल्चरली सेंसिटिव एनवायरनमेंट वेयर क्लाइंट्स फील अंडरस्टूड, रिस्पेक्टेड एंड सपोर्टेड इन देयर पर्सनल ग्रोथ एंड हीलिंग प्रोसेस। जहां पर क्लाइंट को ये फील हो कि मैं जिस पर्सन से जुड़ा हूं वहां पे वो कल्चरल डिफरेंसेस को समझ रहा है। आज भी लोग जो है वो कास्ट के बेसिस पर, क्रीड, कलर्स, बहुत सारी चीजों के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर ही अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजों का सिलेक्शन करते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि ये पर्सन हमारी चीज को तो समझ ही नहीं पाएगा। वो पहले ही ऐसा मान लेते हैं। लेकिन जब आप किसी थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, किसी काउंसलर के पास जाते हैं, थेरेपी की सेशन के लिए जाते हैं, तब आपको इन चीजों को साइड में रखना पड़ेगा। आपको ये मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि वो जो आप जिस ट्रेन थेरेपिस्ट के पास आप जा रहे हैं ना, वो इन सब चीजों से बहुत ऊपर है। आपको भी उठ के सोचना पड़ेगा, तभी चीजें हो पाएंगी। चलिए, अब कौन से की कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं मल्टी कल्चरल काउंसलिंग में? सॉरी, कल्चरल अवेयरनेस एंड सेंसिटिविटी। ये चीज है कि काउंसलर्स मस्ट रिकॉग्नाइज द इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर ऑन बिहेवियर, वैल्यूज एंड वर्ल्ड व्यूज। काउंसलर जो है सबसे पहले तो वो ये चीज को समझे, जैसे मैंने आपको बताया, तो ये काउंसलर के लिए भी जरूरी है। जब वो अपनी लर्निंग के प्रोसेस में, अपनी इंटर्नशिप के प्रोसेस में, अपनी जो भी उनका प्रैक्टिस होती है उसके प्रोसेस में चीजें सीख कर आते हैं। दे नीड टू अंडरस्टैंड देयर ओन कल्चरल बायसेस एंड प्रेजुडिसेस टू अवॉइड इम्पोजिंग देम ऑन क्लाइंट्स। अपनी तरफ से कोई बायसनेस ना हो जाए, इसके लिए भी जो काउंसलर्स होते हैं वो चीजों को अपनी स्टडी के दौरान सीखते हैं। कल्चरल कॉम्पिटेंस इन्वॉल्व्स नॉलेज ऑफ डिफरेंट कल्चरल नॉर्म्स, वैल्यूज, ट्रेडिशन एंड कम्युनिकेशन स्टाइल। अलग अलग तरीके से जो है वो बात करने का तरीका, ये सब चीजें, ये सब होनी चाहिए। जैसे इसका बड़ा सा एग्जाम्पल है हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, किसी का भी नाम नहीं लूंगी, आप जानती हैं सभी लोग ऐसा करते हैं और इट्स राइट टू डू। जब वो आसाम में पहुंच जाते हैं तो वहां के लोगों के हिसाब से उनका ड्रेसअप हो जाता है, क्योंकि वो उस टाइम पर उस कम्युनिटी से कनेक्ट करना चाहते होते हैं। देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। मैं थोड़ा स्माइल करके एग्जांपल दे रही हूँ तो उसका कुछ गलत मतलब नहीं है। जब इस तरीके की चीजें की जाती है ना, कि जैसे उत्तराखंड पहुंच गए, वहां के जो ड्रेसेस हैं उसको पहन के, या वहां पे जो चीजें होती हैं उनको अपने लैंग्वेज में, अपने डायलॉग डिलीवरीज में लाके कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश करना, और ये सक्सेसफुली होता भी है। वहां के लोग फील करते हैं कि जो पर्सन है, जो लीडर है यहाँ पे, जो वोट मांगने आए हैं, जो भी करने के लिए आए हैं, उसमें वो चीज, हमारी चीजों को समझ रहे हैं कि हमारे हमारे पहाड़ों पे ये प्रॉब्लम रहती है तो वो उन चीजों को ठीक करेंगे। या किसी भी और स्टेट में ले लीजिए, मैं उत्तराखंड बहुत घूमती रहती हूँ इसलिए मेरे माइंड में उसी का एग्जाम्पल आ गया। तो ये जो चीजें है ना, ये कनेक्ट कर पाती है, क्योंकि वहां पे उन कल्चरल रूट्स से कनेक्ट होना भी जरूरी है। वरना वो उन्हें लगेगा कि ये पर्सन तो महाराष्ट्र से आ रहा है, ये तो दिल्ली से आ रहा है, ये हमारी चीजों को क्या समझ सकता है, ये हमारी परेशानियों को कैसे समझ सकता है। तो जो लीडर्स होते हैं ना, वो अपने पॉलिटिकल जो भी इस तरीके के इवेंट्स होते हैं ना, उनमें ये चीजें बहुत करते हैं और ये सक्सेसफुल भी होती है क्योंकि वो कनेक्ट कर पाते हैं। तो कल्चरल अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी है। मैं कहाँ आपको काउंसलर से उठा के पूरी पॉलिटिक्स की तरफ लेके चली गई, लेकिन आप रिलेशनशिप समझ गए होंगे, एक एग्जाम्पल है। यही चीज काउंसलर्स को भी करनी है इन अ डिफरेंट वे। उनको वहां किसी को कन्विंस नहीं करना है, एक सिस्टम बिल्ड करना है, उसके लिए जरूरी है। कल्चरल एम्पैथी की भी जरूरत होती है। कल्चरल एम्पैथी इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग, थॉट्स एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ समवन फ्रॉम अ डिफरेंट कल्चर बैकग्राउंड। किसी भी कल्चर में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको समझते हुए, एक्सेप्ट करते हुए हम एम्पैथेटिक बिहेवियर दिखाएंगे तो हमारे कल्चरल एम्पैथी में आएगा। Social and environmental factor. Multicultural counseling also involves considering the social and environmental factor that may impact a client's experience, such as issues related to discrimination. ये सब चीजें हैं जो भी कल्चर से एसोसिएटेड है, सोशल और एनवायरमेंटल वर्ल्ड में, उनको अंडरस्टैंड करना जरूरी होता है। तो ये चीजें, ये क्या हो गई, ये पॉइंट्स वो हो गए जो मल्टी कल्चरल काउंसलिंग में एक काउंसलर को अपनी तरफ से ध्यान रखने होते हैं। तो अगर टॉपिक में, क्वेश्चन में बदल भी जाए ना चीजें, तो आपके पास अगर पॉइंटर्स होंगे, आपको पता होगा हमने मल्टीकल्चरल काउंसलिंग में पढ़ा क्या था, तो आप आंसर फ्रेम कर पाएंगे। ठीक है, मेरी जो कोशिश है वो हमेशा यही है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जाए, ना कि आपके माइंड में क्वेश्चन और आंसर की लिमिट सेट की जाए, जिससे कि आप बिल्कुल एग्जाम में आपको लगे अरे ये क्या आ गया, हम कैसे लिखें। ये नहीं होना चाहिए। हम सब कुछ कर सकते हैं एग्जामिनेशन में, हमें टॉपिक की नॉलेज होनी चाहिए, वो जरूरी है। तो अब टेक्निक्स कौन कौन सी यूज होती हैं?
Cultural adaptation of intervention. Counselor adapt their therapeutic techniques to be culturally relevant. जैसे मैंने आपको बताया, टेस्ट वाला एग्जाम्पल दिया था ना कि इंग्लिश में लैंग्वेज में है तो हिंदी में कैसे करेंगे, जो भी था, बिल्कुल इसी तरीके से अगर कोई क्लाइंट जो है वो कलेक्टिविस्टिक कल्चर को बिलोंग करता है, family involvement in therapy may be emphasized, whereas in individualistic culture a more personal focus may be appropriate. कलेक्टिविस्टिक का मतलब होता है जब हम किसी बड़े ग्रुप के साथ रहते होते हैं, कलेक्टिवली रहते होते हैं, मतलब कहने का हो गया जॉइंट फैमिली जिसको आप कहते हैं। केवल जॉइंट फैमिली तक कलेक्टिविज्म नहीं होता है, कलेक्टिविस्टिक होने का मतलब ये हो गया किसी भी बड़े ग्रुप के लेवल पे बात करना, जैसे आप अपनी एक सोसाइटी में भी कलेक्टिविस्टिक हो सकते हैं, है ना, फिर वहां पे आपकी फैमिली जो है वो इंडिविजुअलिस्टिक हो जाएगी। इसी तरीके से आप स्टेट में देखेंगे अपने आप को, एक इंडिविजुअलिस्टिक आप एक आपकी सिटी हो जाएगी, लेकिन अगर आप पूरे अपने स्टेट को देखेंगे तो वो फिर कलेक्टिविस्टिक का एग्जाम्पल हो गया। तो जहां पर भी पर्सन को कलेक्टिविस्टिक तरीके से समझाना चाहिए, वहां उस जैसी जरूरत होगी उस तरह से अप्रोच को फॉलो करना है। सिंपल बात तो ये है कहने का मतलब कि हमें कल्चरल अडेप्टेशन करना है, जो इंटरवेंशन यूज होंगे ना उनमें कल्चरल अडेप्टेशन करना है। शुरू करते वक्त मैंने आपसे यही कहा था कि जो भी थेरेप्यूटिक टेक्निक होंगी उसमें कल्चरल सेंसिटिविटी को ध्यान रखना है, कल्चरल बैकग्राउंड को ध्यान रखना है, तो यही काम हम कर रहे हैं, वही बात यहाँ पे भी हो रही है। स्ट्रेंथ बेस्ड अप्रोच. A strength-based approach focuses on the client's resilience, coping strategies, and cultural strength. Counselor help clients draw on their cultural resources such as community support, spiritual practices, family structure, navigate challenges. जब strength based support दी जाती है क्लाइंट को, मतलब देने के लिए एनकरेज किया जाता है, तब उन्हें ये समझाया जाता है कि आपको अपने ही कल्चर के लोगों के साथ इस तरीके से डील करना है, इस तरीके से चीजों को लेना है कि वहां पे आपकी कम्युनिटी से आपको हेल्प मिले। होता है ना ऐसा, जब आप किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं और आपको कोई इंडियन दिख जाए तो आपको बड़े ऐसा लगता है कि घर ही आ गए अपने लौट के, मतलब कोई मिल ही गया, ऐसा हमको ऐसी फीलिंग आती है जब हम कंट्री से बाहर होते हैं। और अपनी कंट्री में हम उन लोगों के टुवर्ड्स जैसा बिहेव करेंगे कि इतना ज्यादा वैसे बिहेव नहीं करेंगे, मतलब इतना ज्यादा पर्सनल नहीं होंगे उनसे, तो ये चीज होती है। कल्चरल जेनोग्राम. दिस टूल हेल्प्स क्लाइंट एक्सप्लोर देयर फैमिली हिस्ट्री इंक्लूडिंग कल्चरल ट्रेडिशन, वैल्यू एंड पैटर्न्स. जेनोग्राम का मतलब होता है कि हम अगर फैमिली का एक स्ट्रक्चर देखें तो उसमें कौन किस कल्चर को बिलोंग करता था, उसके हिसाब से हम समझ पाते हैं कि हमारा कल्चर क्या है। वैसे तो ये आपको पेरेंट्स से मिलता ही रहता है टाइम टू टाइम। रिफ्लेक्शन एंड reframing. Counselor use reflection to mirror clients' feelings and reframing to help clients view their problems from a different cultural perspective. कई बार ऐसा भी होता है कि हम कुछ जो सोच रहे हैं, कुछ हमारे थॉट्स हैं, मतलब क्लाइंट की बात कर रही हूँ, तो वो गलत हो सकते हैं, चीजें गलत हो सकती हैं, तो यहाँ पे काउंसलर को दूसरे एंगल से चीजें दिखानी है, मतलब दूसरे के कल्चर का भी रेफरेंस देके दिखाना है। हो सकता है किसी पर्सन को अपने ही कल्चर में कुछ कमियां और गलत नजर आ रही हो, लेकिन जब हम दूसरे एंगल से उसको दिखाते हैं तो वो समझता है कि हाँ ये जो मैं सोच रहा हूँ वो गलत है, तो एक पॉइंट ऑफ व्यू बदलने की बात हो गई। अब मल्टी कल्चरल काउंसलिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, ये जो टॉपिक है ना ये वैरायटी ऑफ तरीकों से पूछा गया है एग्जामिनेशन में, कभी इंपॉर्टेंस पूछी गई है, कभी कुछ पूछा गया, तो मैंने सब कुछ उठा के जितने टॉपिक थे वो एक जगह किए हुए हैं आपके लिए। मल्टीकल्चरल काउंसलिंग की इंपॉर्टेंस आपको क्या लगती है? इतना पढ़ने के बाद सीरियसली अगर आप मेरे सामने क्लास में होते तो मैं पूछती जरूर आपसे कि अब आप मुझे बताइए कि क्या आपको लगता है कि क्या इंपॉर्टेंस होती है। हम क्लाइंट से जो हमें आउटकम लेने हैं उन्हें एनहेंस कर सकते हैं, रिजल्ट अच्छा आएगा जब भी हम, मैंने भी आपको पॉलिटिकल वाला एग्जाम्पल दिया था ना, उसमें मैंने कहा था ना कि चीजें अच्छी होती है, कनेक्टिविटी बनती है क्योंकि हम कल्चरल बेसिस पे बात कर रहे हैं। अच्छा, इसी से मैं आपको एक बहुत अच्छी टिप देती हूँ यहाँ पे, मुझे इससे टॉपिक को करेक्ट करते हुए याद आ गई। जब भी आप किसी से बातचीत करते हैं तो बात करते वक्त उस पर्सन का नेम टू ऑफ्टन लीजिए, बहुत ज्यादा नहीं लेना है कि नाम ही लेते जा रहे हैं, माला नहीं जपनी है। उस पर्सन से जब हम बात करेंगे और उस पर्सन का नाम बीच बीच में डिस्कशन में लेंगे तो वो पर्सन जो है हमसे बहुत कनेक्टेड फील करता है। दिस इज अ साइकोलॉजिकल वे टू हैंडल समवन। और उससे ये भी फायदा होता है कि जो उसका अटेंशन है वो कहीं और नहीं जाएगा, आपकी बात में जुड़ा रहेगा, क्योंकि बार बार उसका कहीं ना कहीं नाम आ रहा है तो वो पर्सन आपकी बात को सुनता रहेगा। तो सिंपल सी चीजें बहुत सारे लोग ऑलरेडी फॉलो करते हैं इस चीज को। तो ये मैं आपको यहाँ पे क्यों बता रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ कि कनेक्टिविटी बनाने की बात हो रही है। जिस तरीके से एक हम कल्चर की बात करें, किसी का नाम भी उसकी एक सबसे बड़ी आइडेंटिटी होती है, तो वो भी उसकी कल्चर का ही एक पार्ट है। नॉट पार्ट तो नहीं कहेंगे, वो खुद में ही है जो है, लेकिन फिर भी उससे एक जुड़ाव बनता है। तो वो एक बात हो रही थी यहाँ पे। खैर, कल्चरल बायसेस को रिड्यूस करना काउंसलिंग में, किसी भी तरीके की बायसनेस जो कल्चर के बेसिस पे हो सकती है, जब हम मल्टी कल्चरल लेवल पर काउंसलिंग करते हैं तो वो रिडक्शन तो होता ही होता है। सोशल जस्टिस मिल पाता है जब चीजों को एक तरह से देखा जाएगा। अब एक तरीके का मतलब ये नहीं कि हम सबको एक ही नजर से देखेंगे, उसके बेसिस पे करेंगे चीजों को, लेकिन कहीं ना कहीं वो जस्टिफाइड होंगी चीजें, क्योंकि वो उसके लिए सही होंगी। हम जब ये समझ रहे हैं कि हाँ भाई ये पर्सन इस सिचुएशन में गलत नहीं है बिकॉज ऑफ द कल्चरल फैक्टर्स, बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स, तो वो चीजें जस्टिफाइड होंगी, उसको सपोर्ट मिलेगा, जस्टिस मिलेगा।
तो ये पढ़िएगा आप लोग, थोड़ा रीडिंग भी कर लीजिएगा। मल्टीकल्चरल काउंसलिंग बहुत सारी चीज़ों पे एम्फेसाइज करती है और एक यूनिक कल्चरल बैकग्राउंड की बात करती है, और इसी के बेसिस पर काउंसलिंग होती है। जो सब कुछ पढ़ा है उसी की समरी है, लिख दीजिएगा, आप इससे भी अच्छा लिख लेंगे, तो यहाँ लिखा हुआ है। आते हैं गेस्टॉल्ट थेरेपी एज एन इफेक्टिव अप्रोच टू काउंसलिंग। पूछा गया है कई बार कि गेस्टॉल्ट थेरेपी एक कैसे काउंसलिंग में एक इफेक्टिव अप्रोच है। वैसे तो आप गेस्टॉल्ट थेरेपी जानते हैं, आपको पता है कि ये गेस्टॉल्ट थेरेपी में होता क्या है, लेकिन यहाँ पर हमें बताना है कि ये काउंसलिंग में इफेक्टिव अप्रोच कैसे है। फ्रिट्ज पर्ल ने डेवलप की थी गेस्टॉल्ट थेरेपी, ये एक ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है। अच्छा, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में सब कुछ एक जैसा है, लिटरली, बस ये नाम याद रखिएगा किसने क्या दिया है। जब भी ह्यूमनिस्टिक की बात होगी तो दो चार चीजें रटी हुई हैं, मतलब आपको वो ध्यान में अगर आपने रख ली तो कोई भी पर्सन आ जाए, चाहे पर्सन सेंटर्ड, क्लाइंट सेंटर्ड आ जाए, चाहे ये गेस्टॉल्ट पूछ लिया जाए, चाहे उसकी कार्ल रॉजर्स की पूछ ली जाए, या मैस्लो की भी बात आ जाए, दो चार चीजें तो सेम रहती है। तो वो दो चार चीजें क्या है वो बता दूं, पहले स्क्रीन पे बार बार मैं घूम जा रही हूँ। सबसे पहले तो सेल्फ को लेकर बहुत ज्यादा फोकस रहते हैं, ह्यूमन पे फोकस करते हैं कि ह्यूमन अपने आप में केपेबल है टू डू समथिंग। पर्सन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंचता है, ये इसमें एक माना जाता है। एक और चीज है कि आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ के बीच में सिंक होना चाहिए। ये वो बातें हैं जो प्रीवियस वीडियो में मैंने बहुत डिटेलिंग में करी हैं, तो इसीलिए यहाँ पे पॉइंटर्स की तरह बोल रही हूँ, आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे अगर आपने पढ़ा था तो ये सब बातें हैं और भी हैं। अब डिस्कशन करते हैं, इसमें आ जाते हैं वापस से, तो इन पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है दैट फोकसेस ऑन इंक्रीजिंग अवेयरनेस ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग द इंडिविजुअल एज अ होल। It emphasizes the therapeutic relationship and encouraging clients to experience and express their emotion in the here and now rather than dwelling on past issues or future। आपको here and now याद होगा, जब मैंने बोला था, आपको पढ़ाया था कि जो प्रेजेंट में सिचुएशंस है उसको अंडरस्टैंड करते हुए चलना होता है, पास्ट इश्यूज को नहीं देखते, फ्यूचर की एंग्जाइटी को नहीं रखते और प्रेजेंट में रहते हैं। गेस्टॉल्ट थेरेपी इज पर्टिकुलरली इफेक्टिव इन फॉस्टरिंग पर्सनल ग्रोथ, सेल्फ अवेयरनेस। देखिए वही सब चीजें आ गई ना जो आप पढ़ चुके हैं। अब गेस्टॉल्ट थेरेपी में कौन कौन से कोर प्रिंसिपल्स यूज होते हैं, ये वो पॉइंट है, आप पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं, चलिए अब इतना भी नहीं बोलूंगी कि पढ़ चुके हैं, मुझे कुछ पढ़ाना भी तो है आप लोगों को। हियर एंड नाउ फोकस, गेस्टॉल्ट थेरेपी emphasizes the present moment। Clients are encouraged to focus on their current thought, feeling, behavior और पास्ट के एक्सपीरियंसेस को या फ्यूचर को लेकर वरी नहीं करते। प्रेजेंट में जीना है, जो अभी चल रहा है पहले उसे देखा जाए। This emphasizes on the here and now, helps client become more aware of how they react to situation। अभी की सिचुएशन को समझते हुए प्रेजेंट में हम क्या गलत कर रहे हैं, प्रेजेंट में कहाँ करेक्शन कर सकते हैं, ये समझते हुए आगे बढ़ना होता है। होलिस्टिक अप्रोच को ये फॉलो करता है, यानी कि इंडिविजुअल को ये इंटीग्रेटेड होल मानते हैं कि कोई भी पर्सन जो है वो एक इंटीग्रेटेडली होल है। Considering the mind, body, and emotion, it explores how the client's thought, feeling, and physical sensation interact, encouraging clients to become aware of their bodily responses। मतलब ये भी कहते हैं कि हमारी बॉडी जो वाइब्रेशंस फील करती है, चाहे अगर हम किसी सिचुएशन को देख के बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं, किसी से बहुत ज्यादा हमें नेगेटिव वाइब्स मिल रहे हैं, सारी चीजें हमारी बॉडी के संग, हमारे इमोशंस के संग, थॉट के संग कनेक्ट होती हैं। This holistic approach enhances self-awareness and encourages clients to embrace all aspects of their experience। जब हम किसी पर्सन के साथ में कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, हमें किसी का टच ठीक नहीं लग रहा है, हमें किसी के साथ बातचीत करना अच्छा नहीं लग रहा है, हमें किसी का देखना, विजन जो है वो, उसका जो व्यू है, हमें देखने का तरीका, हमें उसमें प्रॉब्लम लग रही है, तो हमें हमारी जो बॉडी उस पर रिएक्शन देगी, हमारे बिहेवियर में जो निकल कर आएगा, उससे हम अवेयर हो पाएंगे कि हम प्रेजेंट में किस चीज को हैंडल कर रहे हैं। यहीं से सेल्फ अवेयरनेस भी डेवलप होती है और पर्सन जो है उस एक्सपीरियंस के सभी एस्पेक्ट्स को समझ पाता है, और हर पर्सन में ये कैपेबिलिटी होती है, ऐसा भी यहाँ पे कहा जाता है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में। अवेयरनेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अ सेंट्रल टेनेंट ऑफ गेस्टॉल्ट थेरेपी इज हेल्पिंग क्लाइंट्स बिकम अवेयर ऑफ देयर फीलिंग, एक्शन एंड their role in shaping their experiences। By increasing awareness, clients gain insight into how they might unconsciously block or distort their experiences। हर पर्सन को अपने एक्सपीरियंसेस को कंट्रोल, नॉट कंट्रोल, एक्सपीरियंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, मतलब जो उससे आउटकम निकलेगा, एक्शन कहना चाहिए, उस पर कंट्रोल करना आना चाहिए, ऐसा ये मानते हैं। एक अवेयरनेस होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। उसके बाद डायलॉजिकल रिलेशनशिप, द थेरेपिस्ट क्लाइंट रिलेशनशिप इज सीन एज एन एक्टिव एंड कोलैबोरेटिव प्रोसेस। डायलॉग के साथ में एंगेज होते हैं थेरेपिस्ट, हेल्पिंग देम एक्सप्लोर फीलिंग, थॉट, डिस्कशन, रोल प्लेइंग, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिसकी हेल्प से रिलेशनशिप बन पाता है, उनके बीच में कम्युनिकेशन डेवलप हो पाता है। अब टेक्निक्स यूज्ड इन गेस्टॉल्ट थेरेपी, सबसे पहले आता है एम्प्टी चेयर टेक्निक, ये भी मैंने आपको बताया था। This technique involves the client speaking to an empty chair, often used to represent someone with whom they have unresolved feelings। This helps the client explore and externalize emotion, enhancing insight and emotional release। कोई भी ऐसा पर्सन जिसके बारे में कोई भी माइंड में थॉट है, कोई भी इशू है,
उस पर्सन को अज्यूम करते हुए आप एक एम्प्टी चेयर से बात करेंगे, मतलब वो पर्सन वहां पर है, आपको ऐसा अज्यूम करना है, तो जितने भी इमोशंस है, जितने भी थॉट्स है, वो वेंट आउट हो पाते हैं, पर्सन जो है वो इमोशनली हल्का हो पाता है। इसलिए बहुत जरूरी होता है एम्प्टी चेयर टेक्निक इस्तेमाल करना, ये इसमें की जाती है। बॉडी अवेयरनेस, ये कहते हैं कि आपको अपने बॉडी के सेंसेशन पे भी रीड करना आना चाहिए। दूसरों के तो रीड करेंगे आप बाद में करेंगे, पहले खुद के रीड करना आना चाहिए। आपको समझ में आना चाहिए कि आपकी बॉडी आपसे क्या कह रही है, और उसके हिसाब से ही आपको चीजों को करना चाहिए। रोल प्लेइंग, क्लाइंट्स में टेक ऑन डिफरेंट रोल्स, जैसे कि इनर क्रिटिक और अनदर पर्सन इन देयर लाइफ टू एक्सप्लोर डिफरेंट पर्सपेक्टिव। अब गेस्टोल्ट थेरेपी की इफेक्टिवनेस क्या है? वो हाईली इफेक्टिव है, क्योंकि ये सेल्फ अवेयरनेस की तरफ लेकर जाती है, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने में हेल्प करती है। और ऐसी कोई भी टेक्निक जो हम पर ही काम कर रही है पूरी तरीके से, हमें इस काबिल बना रही है कि हम फिर आगे चल के अपना ट्रीटमेंट ही खुद कर सके, अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सके, तो उससे बेहतर टेक्निक और क्या हो सकती है। तो ये जो टेक्निक है काफी ज्यादा इफेक्टिव है, इमोशनल इंटीग्रेशन प्रोवाइड कराती है, पर्सनल ग्रोथ देती है, सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करती है और बहुत सारी चीजें करती है। बॉडी माइंड कनेक्शन बिल्ड करने में भी ये हेल्प करती है। ठीक है, तो ये गेस्टोल्ट थेरेपी के बारे में आप लिखेंगे। आते हैं बिहेवियरल काउंसलिंग एंड इट्स टेक्निक। तो इस टॉपिक को हम स्किप करेंगे, उसका रीजन ये है कि ये टॉपिक आप पढ़ चुके हैं, पीडीएफ में ये टॉपिक रिपीट हो गया है, और रिपीट मतलब 2 टाइम्स हो गया है। आपने शुरुआत में कहीं पे अराउंड पेज नंबर 32-33 के अराउंड आपने इसे पढ़ा था, मुझे ध्यान है। यही कहीं होना चाहिए आसपास ये टॉपिक। तो यस, एग्जैक्ट पेज पर आ गई मैं। मीनिंग एंड टेक्निक्स ऑफ बिहेवियरल काउंसलिंग, तो ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सेम कंटेंट है, उसमें कुछ मैंने चीजें एक पैराग्राफ और इंक्रीज किया था, पर ये रिमूव करना रह गया था। तो एक्चुअल में वो जो पोर्शन है आपका, तो ये इतना पार्ट वहां पर भी है, लेकिन थोड़ा सा पोर्शन और एक्स्ट्रा है, वो कुछ ऐसी खास बात नहीं है, आप रीड कर सकते हैं, मतलब ये टॉपिक हमारा हो गया है। तो हम थे लगभग पेज नंबर 56 या 7 पर, वहीं वापस पहुंच जाते हैं। मल्टीकल्चर तो हो ही गया था, इसके बाद गेस्टोल्ट भी हो गया था, तो मेरे ख्याल से 59 के अराउंड होंगे हम। ये सब हमने फिनिश कर लिया, ये यही सब आपने वहां पर पढ़ा है, एग्जैक्ट सेम पढ़ा है, और उसके बाद एक पैराग्राफ है, वो थोड़ा सा आप उसको कवर कर लीजिएगा। तो अब हम आ जाते हैं एडलर्स थ्योरी पर, कि एडलर्स की थ्योरी में कौन से कॉन्सेप्ट जो हैं वो बेसिक कॉन्सेप्ट हमें पढ़ने हैं। हाँ, ओके। So Alfred Adler, a prominent psychologist, developed the individual psychology theory, focusing on the uniqueness of each person and their striving for personal growth. एडलेरियन थ्योरी के कोर कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? ये जो थे एडलेरियन जो थे, अल्फ्रेड एडलर जो थे, ये पर्सन की पर्सनल ग्रोथ को लेकर बहुत ज्यादा फोकस्ड थे। उनका ये मानना था कि हर पर्सन में इतना पोटेंशियल होता है कि वो अपनी ग्रोथ पे वर्क कर सके और अचीव भी कर सके। तो उसी से रिलेटेड इन्होंने कुछ टॉपिक्स दिए हैं, कुछ पॉइंट्स दिए हैं जिन्हें हमें समझना है। वो ये कहते हैं कि inferiority and compensation. Adler believed that everyone experiences feeling of inferiority early in life. हर पर्सन की लाइफ में एक ऐसा फेज आता है जब वो inferior फील करता है, लेकिन उसके बाद वो जो है अपने इस टाइम इस सिचुएशन से आगे निकल सकता है। These feelings can motivate individuals to strive for improvement and personal growth. जो उसको एक चैलेंज की तरह लेता है, वो उसमें वर्कआउट करके आगे बढ़ जाता है, और जो उसके नीचे दब जाता है वो फिर ऊपर नहीं उठ पाता। तो दो तरह के केसेस यहाँ पे हो सकते हैं। Compensation is the process of overcoming perceived weakness by developing strength in other areas such as academic और social skill. Compensate करना मतलब अगर एक चीज कहीं पे कम है, हमें लग रहा है कि वो हमें कम है, तो हम किस तरह से दूसरे पे वर्क करें तो हम कॉम्पनसेट कर पाए। तो वही चीज होती है, जब पर्सन इंफीरियर फील करता है तो वो अपने आप को बेहतर बनाने के लिए क्या वर्क कर सकता है, क्या वो सुपीरियोरिटी के लिए स्ट्राइव कर रहा है। यानी कि हर पर्सन के अंदर सक्सेस को पाने की डिजायर होती है, लेकिन एफर्ट्स लगाने की कहाँ तक वो लगा पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ये चीज देखने वाली होती है। तो दिस इज द ड्राइव टू ओवरकम चैलेंजेस एंड अचीव पर्सनल ग्रोथ। ये जो इन चैलेंजेस को ओवरकम करने की ड्राइव होती है, सक्सेस को अचीव करने की जो ड्राइव होती है, वो हर पर्सन में होती है, लेकिन वो कितना इंटरनली मोटिवेटेड है या एनवायरमेंटल फैक्टर से इन्फ्लुएंस होकर बैठ नहीं जाता, इस पर डिपेंड करता है कि वो अचीव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ओके, जिसे हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं, यानी हर पर्सन के अंदर एक मोटिवेशन होता है, लेकिन उस पर वो वर्क कर पाता है नहीं, और फैक्टर्स ज्यादा बड़े हो जाते हैं अगर उसकी लाइफ में, तो फिर वो सुपीरियोरिटी को स्ट्राइव नहीं कर पाता। सोशल इंटरेस्ट, Alfred emphasized the importance of social interest, the ability to cooperate and contribute to the welfare of others. उनका ये कहना था कि लोग जो होते हैं वो दूसरों के साथ में अगर कंट्रीब्यूशन से चलें तो चीजें बेहतर हो सकती है लाइफ में। That mental health is closely linked to the degree of social interest one develops, as people with a strong sense of social interest are more likely to experience well-being. लोग जो होते हैं जितना ज्यादा दूसरों के साथ अच्छे से चल पाते हैं, उतना अच्छे उनके सोशल इंटरेस्ट होने की वजह से उनकी मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट आता है, ऐसा ये मानते हैं। लाइफस्टाइल को वो बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। उनका कहना है कि हर पर्सन के अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, चॉइसेस होती हैं,
तो हमारा लाइफस्टाइल जैसा होगा वैसे ही पर्सनैलिटी को हमारी शेप करेगा। फैमिली कॉन्स्टलेशन, एडलर हाईलाइटेड द इन्फ्लुएंस ऑफ फैमिली डायनामिक्स ऑन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। वो ये मानते थे कि फैमिली में जिस तरीके का एनवायरनमेंट है, फैमिली का जो स्ट्रेंथ है, फैमिली में जो यूनिटी है, वो सारी चीजें, इसके अलावा बर्थ ऑर्डर, सिबलिंग रिलेशनशिप, पेरेंटिंग स्टाइल, सारी चीजें पर्सन के बिहेवियर को शेप करने में उसकी हेल्प करते हैं। तो एल्फ्रेड के एडलर की थ्योरी में ये सारी चीजें आती हैं कि वो किस तरीके से कोई भी पर्सन जो है वो अपनी लाइफ को कंस्ट्रक्टिव वे में आगे लेके चल सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केस हिस्ट्री इन काउंसलिंग। केस हिस्ट्री के बारे में तो आपने पढ़ा था, लेकिन वो केस हिस्ट्री का फॉर्मेट था। यहाँ पर जो हम टॉपिक पढ़ेंगे हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे यूज होता है, क्या कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ अलग बातें हैं यहाँ पे केस हिस्ट्री के बारे में। केस हिस्ट्री से एसोसिएटेड एक क्वेश्चन आ ही जाता है। तो केस हिस्ट्री इन काउंसलिंग रेफर्स टू अ कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड ऑफ अ क्लाइंट्स बैकग्राउंड, करंट इश्यूज एंड सिग्निफिकेंट लाइफ एक्सपीरियंसेस। ये आपने देखा ही था कि जब हम केस हिस्ट्री बनाते हैं तो कितनी सारी चीजें हम बनाते हैं, कितने सारे हम रिकॉर्ड उसमें बनाते हैं। ये इनिशियल असेसमेंट का एक एसेंशियल पार्ट है। बहुत जरूरी है केस रिकॉर्ड मेंटेन करना, जिससे काउंसलर को हेल्प मिलती है क्लाइंट की सिचुएशन को डेप्थ तक समझने में और एक अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट प्लान बनाने में। तो इसका यूज क्या होता है केस हिस्ट्री का, कि काउंसलर को हेल्प मिलती है पर्सन के, जो भी क्लाइंट उसके पास है, उनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन लेने में हेल्प मिलती है, और दूसरा उसी से आगे बढ़ने में हेल्प मिलती है अपने मेथड को फॉलो करने में। यहाँ पे पर्सनल, फेमिलियल, मेडिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल, बहुत तरीके की इंफॉर्मेशन होती है जिसको हम कलेक्ट करते हैं। केस हिस्ट्री के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में हम बहुत सारी चीजें ले सकते हैं, जैसे डेमोग्राफिक बैकग्राउंड, और मैंने बताया था आपको एथनिसिटी, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशन, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी चीजें हम लेते हैं। फिर उसके बाद उसकी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करते हैं कि प्रॉब्लम है क्या, किस तरीके का, क्या क्या उसमें प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, वो सारे हम नोट करते हैं। उसकी फैमिली हिस्ट्री पे जाते हैं कि उसकी प्रॉब्लम का एसोसिएशन कहीं फैमिली से तो नहीं है, उसकी फैमिली हिस्ट्री में कोई ऐसा रीजन तो नहीं रहा है जिसकी वजह से ये चीजें हो रही हो। अगर वहां पे हम पकड़ पाएंगे तो फिर उस हिसाब से आगे चलेंगे। तो फैमिली हिस्ट्री पे बात करते हैं। मेडिकल और साइकोलॉजिकल हिस्ट्री भी लेते हैं, कोई ऐसा तो नहीं है पहले किसी मेडिसिन की वजह से कोई इशू हो रहा हो, या कोई पास्ट एक्सपीरियंस रहा हो, साइकोलॉजिकल हिस्ट्री रही हो, कोई दूसरा कोई डिसऑर्डर रहा हो जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। सोशल हिस्ट्री में पता करते हैं कि कोई सोशल लेवल पर तो पर्सन को इशू नहीं है, क्योंकि इशू किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, तो इसी वजह से हम सब देखते हैं। बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन भी देखते हैं, पर्सन को उसके बिहेवियर से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, किन किन चीजों पे वो वर्क नहीं कर पा रहा है, ये सब कुछ नोटिस करते हैं। उसकी स्ट्रेंथ क्या है, रिसोर्सेज क्या है, क्या क्या कोपिंग मैकेनिज्म वो यूज कर सकता है, क्या उसको कोई सोशल सपोर्ट है, कहीं ऐसा तो नहीं वो फाइनेंशियली ड्रेन्ड हो, इस वजह से परेशान हो, लोग उसे बुली करते हो, बच्चा है तो क्लास में वो परेशानी होती हो, लर्निंग से रिलेटेड इशू हो, क्या क्या उसकी स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ में मैंने आपको वीकनेसेस ही बता दी है वैसे, लेकिन स्ट्रेंथ का मतलब ये भी हो गया कि जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उसके, जो उसको किसी प्रॉब्लम को हैंडल करने में हेल्प करेंगे। आई एम सो सॉरी, मेरी वॉइस जो है वो पूरा जा चुकी है। गिव मी 1 मिनट। ओके, डिस्टर्बेंस हो गया। ऐसा लगता है गले से ज्यादा प्रीशियस कुछ है ही नहीं मेरे पास में, क्योंकि आवाज में अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो सबसे पहले तो क्लास में इशू हो जाता है, और दूसरा लगातार लेक्चर्स रिकॉर्ड करने की वजह से भी थ्रोट जो है वो कुछ का कुछ होता जा रहा है मेरा। खैर, हम कहाँ पर थे, मैं कुछ ऐसी बात कर रही थी कि मैंने पर्सन की वीकनेसेस ज्यादा गिना दी है, स्ट्रेंथ नहीं गिनाई है। लेकिन स्ट्रेंथ का मतलब ये हो गया कि कोई भी पर्सन जो है वो किन चीजों पे जो है स्ट्रांग है, जो प्रॉब्लम में फंसने पर उसके काम आ सकती है, ये उसको देखा जाता है, नोट किया जाता है। वो भी हमारे उसका स्टेटस का पार्ट होती है, एग्जामिनेशन का पार्ट होती है। गोल्स एंड एक्सपेक्टेशन, हम भी देखते हैं कि जो काउंसलर है वो एक ट्रीटमेंट गोल स्टैब्लिश करता है कि हम ये लेकर चलेंगे तो ये मिलने की संभावना है, ऐसा होने की संभावना है। ठीक, तो ये सब चीजें इसका एक पार्ट होती हैं। केस हिस्ट्री का पर्पस क्या है, हम क्यों केस हिस्ट्री को बनाते हैं? केस हिस्ट्री जो है वो कई सारे सेवरल क्रिटिकल फंक्शंस को सर्व करती है, जैसे कि कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग मिलती है, डिटेलिंग हो पाती है। केस हिस्ट्री के थ्रू हम माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल्स भी ले सकते हैं, तो वो हमें हेल्प मिलती है। फिर ट्रीटमेंट करने में गाइडेंस मिलती है, हमें जो ट्रीटमेंट फॉलो करना है उसके लिए जितनी डिटेल्स है हमारे पास, उनके बेसिस पर ही तो हम आगे बढ़ेंगे। और प्रोग्रेस को ट्रैक करने में भी हमें हेल्प मिलती है कि जो पर्सन पहले ऐसी कंडीशन में था अब कितना बेहतर हो पाया है, तो उसमें भी हमें हेल्प मिलती है। तो केस हिस्ट्री एक वाइटल टूल है काउंसलर्स के लिए, जो कि फाउंडेशनल इन्फॉर्मेशन तो देती है, लेकिन साथ साथ पूरे मेथड को चलाने में एक साइमल्टेनियसली वर्क करती है, हेल्प करती है, सपोर्ट करती है। अब इसके बाद हमारे जो टॉपिक हैं, गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम को इवेलुएट करने के कौन कौन से मेथड हैं, क्या क्या चीजें हैं, जो भी टॉपिक सब रह गए हैं, ज्यादा नहीं रह गए वैसे, उनको हम करेंगे लास्ट पार्ट में कवर। और ये था आज का वीडियो जिसमें हमने कुछ टॉपिक्स कवर किए। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कीप सपोर्टिंग लाइक यू ऑलवेज डू। थैंक यू सो मच, सी यू सुपर सून, बाय बाय।